है, तो आप लोग इसी प्रकार जुड़े रहिए। और आज जिस विषय पे बात हमें करनी है वो है बेटियां। मुझे मालूम है इस शो को देखने वाली भी हमारी बहुत सारी बहनें अपने अपने घर की, अपनी माँ बाप की बहुत लाडली बेटियां होंगी, और जितने भाई लोग देख रहे हैं इस शो को, उनकी बहनें या उनकी पत्नियां भी अपने अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी होंगी, या बहुत सारे जो हमारे पिता यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत लाडली बेटियों के पिता भी होंगे। तो आप सबको पता होगा कि भगवान ने बड़ी सारी शय बनाई है, लेकिन जो लड़की है, बेटी, वो एक लाजवाब अद्भुत शय बनाई है। एक ऐसा करिश्मा है ईश्वर का। बेटियां जहां जाती हैं वहां खुशियां लेके जाती हैं। लोग कहते भी हैं कि बेटा शायद एक कुल तारता है, लेकिन बेटियां तो दो दो कुल तारती हैं। और कई कई बार इसीलिए कुछ कुछ टोटके दादी लोग पहले कहती थी कि बेटिया यदि विदा हो रही हो तो उसके हाथ का दान किया वो चावल कहीं पर अन्न में भंडार में संभाल के रख लेना। ऐसा ना हो कि वो विदा हो तो घर का सौभाग्य भी बिटिया के साथ चला जाए। क्योंकि रौनक शब्द हम लोग सुनते हैं हमेशा कि बेटियों से रौनक रहती है। तो रौनक तो एक अलग चीज़ है कि बेटियां हैं तो रौनक रहेगी, लेकिन मैं नहीं जानती, गॉड, ईश्वर हम लोग बोलते हैं भगवान को, और न जाने क्यों पुल्लिंग में जिक्र करते हैं। मुझे लगता है सृजन करने की क्षमता चूंकि स्त्री में ही है, तो ईश्वर जरूर कोई नारी को ही होना चाहिए, पुरुष नहीं हो सकता। और बेटियां उन्हीं का स्वरूप है। अब भारतवर्ष में बेटियों की पूजना, बेटियों का सम्मान, इसकी बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। हाँ, कुछ समय के चलते बहुत सारे बदलाव हमारे समाज में और सोच में आए हैं, जैसे रूढ़िवादिता आई है, बहुत सारा पाखंड भी आया है, और उसका बहुत बड़ा दंश हमारी बेटियों को भी झेलना पड़ा। उस पर बात बाद में। लेकिन सबसे पहले यही कि जिस घर में लड़की नहीं है, जिनकी बेटियां नहीं हैं, वो जीवन का सुख जान ही नहीं सकते। एक बेटी होती है जो पैदा होने से लेकर अंतिम सांस तक दूसरे घर चली भी जाए, हृदय में अपने मायके को, अपने माता पिता का आत्मसम्मान और सब कुछ रखती है। और आज तो ज़माना भी बदल गया है। एक वो समय था, बेटी विदा हो गई, अब विदा होने के बाद जब तक कोई बुला नहीं रहा तो घर नहीं जा सकती, अपने मायके नहीं आ सकती। बड़े त्रासदी और कष्ट का समय था। लेकिन अब सब कुछ पलट गया है। अब हिंदुस्तान में इस तरह की मिसालें दिखती हैं जहाँ पर आपके सामने कल्पना चावला जैसी मिसाल आती है। कल्पना चावला, आप सोचिए, हरियाणा से थी, और कल्पना चावला 1900 यानी ये वो दौर था, और कुछ साल पहले तक हरियाणा में पुरुषों का जो अनुपात है, वो जन्म जो सेक्स रेशियो है, वो लड़कों का लड़कियों के अनुपात में बहुत बहुत ज़्यादा था, बेटियों का बहुत कम। और ऐसे समय में सन 62 यानी पिछले उस पीढ़ी में कल्पना चावला जन्म लेती हैं एक साधारण परिवार में हरियाणा में, और उनके पिता उनको 1995 में नासा भेजते हैं, और वो हिंदुस्तान की ओर से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनती हैं। तो ये जो दौर है, जब हम अचीवमेंट्स देखते हैं, स्त्रियों को पुरुषों से के बराबर नहीं बल्कि ज़्यादा अच्छा करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि आज जब बेटियों की बात हम कर रहे हैं तो बहुत समग्रता में होनी चाहिए। और इसलिए मैं आज शुरुआत में आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैंने सीता जी का सोहर रचा था तो उसके पीछे भी मेरी यही सोच थी कि भाई देखो, परंपराएं बदलनी भी चाहिए, और अच्छी परंपराएं रहेंगी। ये नई पीढ़ी का भी काम है कि पुरानी कुरीतियों को, जो परंपरा का मतलब यही है ना, पीछे से लेना और आगे से भी आगे की परंपरा से जुड़ते जाना, पिछले की यदि सड़ी गली मान्यताओं को छोड़ते जाना, तभी तो परंपरा जिंदा रहती है। नहीं तो वो सड़े हुए तालाब की तरह हो जाए, इसका पानी बदबू करता है। लेकिन निर्झरिणी की तरह परंपरा को रहना है तो आगे बढ़ना होगा। और उसमें ये परंपरा कि पुरुषों के यानी कि लड़के के जन्म पे ही सोहर गाने की परंपरा समाप्त हो, बेटियों के जन्म पे भी सोहर गाया जाए, ताकि हम बेटियों की माँ के भी कंधे को, पीठ को थपथपा सके। और तब मैंने सीता जी का सोहर इसलिए बनाया कि सीता जी ऐसी थी
तब राम राम हुआ। यदि ऐसा न होता, सीता यदि ऐसे विलक्षण नहीं होती, तो राम भला एक पत्नी व्रत कैसे लेते? सीता जी में भी तो कोई बात थी। 14 वर्ष को वन उनके संग गई, हेतु बनी, इतने बड़े अधर्म के नाश का इतना बड़ा हेतु बनी। उस समय शिव की इतनी बड़ी भक्त थी। जी जी पवन जी, मैं वही सोहर ही सुनाने जा रही हूँ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उससे पहले अपने घर में बेटी होने का शगुन मनाओ। और यदि एक बेटी है या 2 बेटियां हैं तो बेटा होने की जिद में तीसरा बच्चा मत करिए। वही बेटी जो है वही बेटा है। बेटी आपकी ये अब ये कुल तारेंगी या ये सब बातें शोभा नहीं देती। तो पहले ये गाना, फिर उस पर आगे चलते हैं। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भैया सिया को जन्म भयो। रानी सुनैना पल न झुलावे, रानी सुनैना पल ना झुलावे। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे राकेश कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि मेरी बेटियां नहीं है और हम बहुओं से अपना ये शौक पूरा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे कि सभी बेटे वाले यही सोच रखें कि जो बहुएं हैं उन्हें बेटियों जैसा ही मान देना है। झगड़े नौनिया बिगड़े नौनिया, झगड़े नौनिया बिगड़े नौनिया मांगे, अरे मांगे रे सोने का हार सिया को जन्म भयो, सुनैना के हरस अपार सिया को जन्म भयो। अरे मिथिला मगन भई आज सिया को जन्म भयो। तो सीता जी के जन्म के बहाने ये प्रतीक हैं। जैसे राम के सोहर गाए जाते हैं जन्म में, तो ये सीता जी एक प्रतीक हैं। एक में और भी गाने हम इस तरह के ढूंढते रहते हैं कि मेरी बिटिया के मल देहु तेल, सासू तोरे पैया परू, मोरी बिटिया के मल देहु तेल, अरे सासू तोरे पैया परू। अब ये जो गाना है, जैसी चिड़िया बाग की होती है पहचान, वैसी हो बिटिया होती घर की शान। राहुल चौधरी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये कल्पना से या कामना से सासों को हुक्म देने का बहुओं की बड़ी इच्छा तो होती है, लेकिन बेटी को तेल मले, ये एक बड़ा क्रांतिकारी विचार है उस पीढ़ी के हिसाब से। तो मुझे लगता है कई बार लोकगीतों में वो बातें भी कही गई जो शायद होती नहीं थी लेकिन आनी चाहिए, और इसलिए बहू इठला के कह रही है, मोरी बिटिया के मल देहु तेल, सासू तोरी पैया पड़ू, मोरी बिटिया की मल देहु तेल, सासू तोरी पैया पड़ू। हल्दी चंदन का उबटन लगावो, और सरसों का बढ़िया तेल, सासू तोरी पैया पड़ू, मोरी बिटिया के मल देहु तेल, सासू तोरी पैया पड़ू। क्योंकि लड़कों के तेल लगाने में तो सासों को बड़ी खुश होती, दादियां बड़ी खुश हो जाती हैं। अब बहुरिया अपना जरा बेटा को लाओ, जरा हम तेल उनके मींज दें। लेकिन
बिटियन के तेल लगाने का गाना ये अपने आप में कितना दूर का संदेश कहता है ना। तो आज हम बेटियों पे बात करने वाले हैं। हमारे अपनी पैदाइश का एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि जब हम पैदा हुए कन्नौज में, तो हम गांव में पैदा हुए। अम्मा गई थी हमारी माँ अपने भाई के ब्याह में, मामा के ब्याह में। तो बड़ा भाई था, भाई के बाद बहन थी, तो कह सकते हैं एक छोटा परिवार, सुखी परिवार था। मैं तीसरी थी घर में, सबसे छोटी। तो जब हमारी पैदाइश के समय माँ हमारी कन्नौज में जैसा होता घर की सबसे बड़ी लड़की थी, तो काम वाम करने के लिए ऊपर नीचे छत में कई बार ऊपर चढ़ी अड़ी, और 20 दिन पहले हम पैदा हो गए। तो पिताजी उस समय कानपुर में पोस्टेड थे, उन्हें खबर दी गई, तो वो दौड़े दौड़े आए। जब वो आए तो अपनी सास को, यानी दामाद ने अपनी सास को, यानी मेरे पिताजी ने अपनी हमारी नानी को कहा, अरे चाची, वो चाची कहते थे अपनी सास को, मतलब हमारी नानी को, हम लोग अम्मा कहते थे नानी को, अरे चाची बंदूका निकलवाओ, छुड़वाओ बिटिया भाई। अब हमारी जो नानी थी तो उस जमाने की, तो नानी हमारी बोली, नानी बोली, अरे बरी जाओ मुल्लर तो मार निरौरा करत है, एक तो बिटिया पे बिटिया भाई, ऊपर से कही थे बंदूकें छुड़ाओ। अब कन्नौज मोहल्ला में सब देखी हैं तो हंसी है कि देखो एक तो बिटिया बिटिया भाई निरौरा कर रही हैं, बंदूकें छुड़ावे की बात कर रही हैं। मतलब समझ में आ गया मैंने क्या कहा कि हमारे पिताजी का घर का नाम लेके कि भैया कोई इनको समझाए, क्योंकि दामाद को तो मना कर ही नहीं सकते थे, दामाद है, इनको कैसे कहा जाए, बेटी पर एक तो बेटी हुई है, और ऊपर से कन्नौज मोहल्ले में सब क्या कहेंगे कि इनको ज्यादा निरौरा माने, ज्यादा प्रचार करने, बंदूकें छुड़ाने वाली कौन सी बात है, ये तो मार शर्म की बात है, लड़की पे लड़की में कौन सी बड़ी तारीफ की बात है। ये बात हमारे पिताजी तक पहुंची, तो पिताजी ने कहा आकर के बाहर, चाची ये निरौरा नहीं है, मैं डॉक्टर हूं और मैंने जिंदगी को सबसे करीब से देखा है। हमारे पिताजी ने कहा कि आज भी माता पिता अस्पताल में जब भर्ती होते हैं, मनी ऑर्डर से लड़का खाली पैसा भेजता है, बगल में बैठकर लड़की बेटी ही है जो सेवा करती है अपने माँ बाप की। ब्याहता होती है तो भी अपने पति को, बच्चों को छोड़ के आती है, लेकिन माँ के बगल में, पिता के बगल में दवा खाना पीना करने का काम बेटी करती है, लड़का तो खाली मनी ऑर्डर भेजता है। छुड़ाओ बंदूक, बिटिया हुई हमारी। और ये किस्सा मैं अक्सर मंच से बताती हूँ, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की जो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वो कभी कभी स्लोगन से भी ज़्यादा जीवन के इस प्रकार की जो हकीकत हैं उनसे बहुत जुड़ी है। और ये मेरे संग खुद बीता। और हमारे पिताजी ने बंदूकें छुड़वाई उस जमाने में, तो होता था हर्ष फायरिंग जिसको कहते थे, जो कि बहुत बुरी बात है, अब नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने करके भी दिखाया। सिर्फ बंदूकें नहीं छुड़वाई, बल्कि हर तरह से एक बेटी का जो पालन पोषण होना चाहिए, बेटी में जो संभावनाएं दिख रही हैं, उस जमाने में गणेशगंज के तो पिताजी हमारे रहने वाले थे, कोई दिल्ली बम्बई नहीं रहे थे। और 60-70 के जमाने उन्होंने कहा नहीं, हमारी बिटिया दोनों शालू मल्लिक का गाना सीखेंगी, गुरु के पास जाकर के सीखेंगी। और इसमें कहीं पर भी उनके सामने नहीं था कि बेटी या बेटे में कोई फर्क है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे कोई भी, हमेशा हौसला आगे बढ़ाते रहे। और एक आपको बड़ी, चूंकि ये प्रसंगवश चल रहा है, मेरी बेटी का जब हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया, स्कॉलरशिप में गई मेरी बेटी डॉक्टर हार्वर्ड में, तो जब वो अमेरिका उसका सिलेक्शन हुआ, तो मैं बड़ी खुशी से, मेरी माँ तो रही नहीं थी, पिताजी के पास मैं गई और पापा को मैंने बताया, पापा कू नाम है घर का बेटी का, हम लेके आ रहे हैं, आपका आशीर्वाद दिलाना है। तो पापा की आदत है, जैसा बड़े बुजुर्गों की होती है, कि वो रुपया सीधे हाथ से निकाल करके आशीर्वाद में, एक आशीर्वाद की तरह से हाथ में देते हैं। तो जैसी कुहू आई, पापा उठे, अलमारी खोली, हमें लगा पापा कुछ निकालेंगे रुपया 2000 का, कुछ 500,
पापा ने एक चिट्ठी निकाली और कुहू के हाथ में रख दी कि मेरे पास तुमको इससे बड़ी कोई चीज़ देने को नहीं, तुम इसको देखो। तो बेटी ने तुरंत उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते सन्न रह गई। उसने चिट्ठी मुझे पकड़ा दी हाथ में, मैंने पढ़ी। और आप में से बहुतों को याद होगा क्योंकि मैंने इस बारे में फेसबुक पे पोस्ट भी लिखी थी। वो चिट्ठी थी हमारे पिताजी को 1952 में हार्वर्ड में दाखिला मिला था। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और KGMC यानी मेडिकल कॉलेज लखनऊ के ही पढ़े हुए हैं। उस ज़माने में उनको हार्वर्ड में बुलावा आया था, लेकिन तब पैसे भी नहीं थे। और दूसरी बात, वो ज़माना वो वाला हिंदुस्तान था कि विलायती पार्टी हो जाता था, जो भी जाता था तो उसके हाथ का कोई छूता नहीं था, खाता नहीं था। और सोचिए हम इतने बड़े हो गए, मेरी बेटी पढ़ करके डॉक्टर बन गई, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी बात किसी से कही तक नहीं, अपने मन में रखे रह गए। और सर 52 की वो चिट्ठी तक संभाल के रखे रहे। मुड़ गई थी चिट्ठी लेकिन फटी नहीं थी। और वो हमारे पिताजी ने अपने दिल की बात रखे रहे, हमारी बेटी को हाथ में पकड़ाई। मैंने बहुत उसको पढ़ा और मुझे लगा मैं इसको किस ढंग से इस पर वो करूं। साल भर मैंने इस बात को मन में रखा। जब पासिंग आउट हुई मेरी बेटी का, जब वो उसको डिग्री मिल रही थी, तो हमने अपने पिताजी से कहा कि आप चलेंगे हमारे संग बोस्टन, अमेरिका, हार्वर्ड। सबने मना किया, हमारे भाई ने भी कहा, हमारी मौसियों ने कहा कि तबीयत नहीं ठीक है, हालत ठीक नहीं, कैसे जाएंगे। हमने कहा नहीं चले जाएंगे, मैं दो देवर हैं वहाँ पे और कुहू का आना बच्चे हैं हमारे दोनों, इनके बल पे हम ले जाएंगे। तो पासिंग आउट में मैं लेकर गई पिताजी को और हार्वर्ड की बिल्डिंग में जहाँ पे हार्वर्ड लिखा वहाँ पिताजी को खड़े करके मैंने फोटो खींची। मजे की बात कि वो जो चिट्ठी थी सन 52 की US की लिखी हुई, पिताजी का जो ऑर्डर था कि आओ ज्वाइन करो फैकल्टी, वो जिस एड्रेस से लिखी गई थी उससे 4 घर छोड़ करके हॉस्टल था जहाँ मेरी बेटी रह रही थी। और तब मैं लौट करके आई और मैंने अमेरिका में से एक लंबी पोस्ट लिखी थी जो बहुत शेयर हुई थी, लोगों ने पढ़ी। और मैंने कहा कि लोग कहते हैं कि पिता पुत्रेव जायते, यानी पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है। मैंने कहा यहाँ पर तो दूसरा हुआ। मेरे पिता का स्वप्न था सन 50 के दशक में जो पूरा नहीं हो पाया, वो 2 पीढ़ी बाद मेरी बेटी के माध्यम से पूरा हुआ। और कौन कहता है कि सिर्फ लड़के ही तर्पण करते हैं या लड़के ही सपनों को पूरा करते हैं। और ये बहुत भावुक क्षण था हम लोगों के लिए। पिताजी अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बिस्तर पे हैं। कुछ कुछ पहचानते हैं, कुछ कुछ अभी नहीं पहचानते। लेकिन इसका बहुत संतोष है कि जब तक उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी हम लोग उनको बाहर ले गए। और भैया भाभी बहुत सेवा करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमारी बहन है देहरादून से, जीजा जी, वो भी आते हैं और बहुत 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 ख्याल रखते हैं। वो लोग भी आकर देखते रहते हैं। लेकिन ये है ना, हम लोग की कितनी भी उम्र हो जाएगी, हम लोग वही 10 साल के ही बच्चे बने रहते हैं। तो स्थिति अस्वस्थ, मतलब लाचार नहीं देखा जाता अपने माता पिता को। मैं अपनी माँ को पहले ही कैंसर में खो चुकी हूँ और जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन यह है कि ये होती हैं बेटियाँ। और मुझे मालूम है कि ये हर बेटी ऐसी होती है। हमें याद है कि हमारा जब ब्याह हो गया, शादी हो गई, तो मैं तुरंत गर्भवती हो गई। बहुत 1-2 महीने में ही पता चला सबको। पिताजी तो डॉक्टर थे। तो हमारी माँ हमसे कहें, इतनी छोटी सी है शालू, कैसे संभालेगी, कैसे करेगी, ये तो अभी खुद ही बच्ची है, ये कैसे घर गृहस्थी सब संभालेगी, इसको तो अभी ये करना नहीं आता, इसको तो वो करना नहीं आता।
तो हमारे पति हंस करके हमारी माँ को कहते थे कि आपने अब इसको ब्याह दिया है, आपको लगता है बहुत छोटी है, बहुत सयानी है, सब संभाल लेगी। लेकिन माता पिता के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। और बेटियां ऐसी होती हैं कि कहीं भी चली जाएं, उनके हृदय में उनका मायका, उनके भाई, वो इतने रिश्तों को जीने की जो कुव्वत है वो सिर्फ बेटियों में होती है। बेटी यदि किसी की पत्नी हो जाती है तो माता पिता की बेटी होना उसका वो बंद नहीं करती, वो किसी अपने भैया की बहन, अपनी भाभी की नंद होना बंद नहीं करती। ये बेटियां हैं, ये कमाल की। और आजकल तो और भी कमाल की बात है कि बेटियों की जो बेटियां आजकल हो रही हैं वो भी बहुत एक बराबरी से दोस्त बन के, सहेली बन करके अपनी माँ के दुख सुख को समझती हैं, उनके संघर्ष को समझती हैं और उनको भी बांटती। मेरी सास अक्सर मुझसे कहती हैं कि हमारी, वो जब अपनी कभी संघर्ष की बात करती हैं अम्मा, तो यही कहती हैं कि हमारी कोई बेटियां नहीं थीं, तो 3-3 लड़के थे और हमें लगता था कि हम किससे शेयर करें। तो ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उनको मैंने हमेशा ये कहते देखा, हमारी सास को, क्योंकि बेटियों की माँ से एक अलग बॉन्डिंग होती है, एक अलग शेयरिंग होती है। हमारी अपनी माँ से थी बहुत बड़ी, मतलब सहेली थी, पिक्चर जाना, हर चीज़, क्योंकि पूरा भ्रमण ही हमारे में आपके साथ रहता था। तो आइए, थोड़ा सा मूड ज़्यादा भावुक हो गया, अलग करते हैं और एक गाना सुनाती हूँ आपको जो कि आपको भी बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं भैरन की बाबुल, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया केर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा सगरी बिटैया घरे जई है, बाबा सगरी बिटैया घरे जई है, रही जई है माई अकेर, बलैया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जनी काठियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया लेऊं बीरन की। मोरे भैया की, मोरे बीरन की, मोरे भैया की। तो मैं देख रही हूँ आप सब भी भावुक हो गए, क्योंकि हर बेटी, हर औरत बेटी है। और आजकल पता है ज़माना
बहुत अच्छा एक तरह से। हम आजकल देखते हैं कि बहुएं या बेटियां विदा होती हैं, ससुराल पक्ष के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तक रो देते हैं। ये जो मानवीयता है पहले नहीं थी। अभी तो मैं देखती हूँ ससुराल के ससुर के भी जो ससुर जी रोने लगते हैं जो विदा कराने आए हुए हैं। बेटी का कष्ट किसी का भी हृदय सामने बिल्कुल ले आता है। लेकिन जो बराबरी और जो अधिकार आज एक जैसा सभी को, जो आज हमारे संविधान ने तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन जो आज समाज ने दिया है, घर की माओं ने दिया है, पिता लोगों ने दिया है, तब हमारे सामने एक से एक मिसाल आती है। जैसे कि सानिया मिर्ज़ा। अब आप देखें, सानिया मिर्ज़ा एक बहुत रूढ़िवादी, मैं कहूँगी समाज में एक बहुत सशक्त चेहरा है। उन्होंने मुंबई में जन्मी थी लेकिन हैदराबाद में है, और उनके पोशाक को लेकर, उनके खेलने हिलने तक पर भी कितनी बार टीका टिप्पणी लोगों ने की, और हर बार उन्होंने करारा जवाब दिया। वो पत्नी भी हैं, अब माँ भी हैं, और जब तक खेली अपने देश के लिए खेली, और कहीं ना कहीं पर उन्होंने वो एक ब्रांड एम्बेसडर अपने समाज के लिए भी बनी। तो इसी तरह से मुझे लगता है साक्षी मलिक, अब देखिए साक्षी मलिक है या मैरी कॉम है। साक्षी मलिक पहलवान है और मैरी कॉम एक बॉक्सर। ये दोनों परंपरागत ढंग से एक पुरुष प्रधान विधाएं, दोनों कुश्ती और बॉक्सिंग। लेकिन वहाँ पर दोनों ने क्या परचम लहराया। आप साक्षी मलिक को देखें तो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में एंट्री ली और पहली बार ओलंपिक में जाकर के ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई। मैरी कॉम देखें, मणिपुर में एकदम एक किसान की बेटी बन करके जन्म लेती हैं, एंड शी इज़ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऑफ बॉक्सिंग। ऐसा कोई जीवन जिए जिस पर फिल्म बने। और एक सबसे बड़ा सशक्त बेटी का हम एक उदाहरण क्यों भूल जाते हैं, लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर जी के जो पिता थे वो अपने आप में पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी अद्भुत विद्वान थे, इतने बड़े बेजोड़ गायक थे। और जिस समय पिताजी का देहांत हो गया, इतने बड़े परिवार को पालने पोसने की, भरण पोषण की जिम्मेदारी आई, तो छोटी सी उम्र में लता जी ने घर की पूरी बागडोर संभाल ली। और घूम घूम करके, आप यदि यतीन्द्र मिश्र जी की लता सुरगाथा पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वो पैसा बचाने के लिए पैदल जाती थी स्टूडियो तक, और किस तरह से मेहनत करके, रगड़ करके उन्होंने अपने आप ये मुकाम बनाया कि आज उनके पिता का नाम उनकी वजह से है, बल्कि मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान का नाम उनकी वजह से है। तो ये बेटियाँ ऐसी होती हैं जो जिस कुल से पैदा हों, यदि संस्कारी हों, जुझारू हों और उनको अवसर मिले, और कई तो अवसर छीनने वाली होती हैं। ये जो मैं मैरी कॉम की बता रही हूँ, जो लता जी का किस्सा बता रही हूँ, ये सब बिल्कुल सही कह रही हैं रजनी जी। मैरी कॉम तो माँ बनने के बाद भी, उसके बाद बॉक्सिंग रिंग में वापस आई और उसके बाद भी वर्ल्ड चैंपियन बनी। तो ये कमाल की बात है। बिल्कुल किरण बेदी का भी बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। और आए दिन आप देखते हैं जी कन्नम मलेश्वरी, अभी आपने देखा था कोरोना के टाइम पर भी एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, जहाँ एक छोटे से बच्चे को गोद में ले करके महिला ऑफिसर है जो कि अपना काम पूरा मुस्तैदी से कर रही हैं। तो ये जो बेटियों का अपने दायित्वों और जिम्मेदारियों को इतनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वहन करने की जहाँ तक बात है, वो आज के समाज की बहुत बुलंद और सकारात्मक सोच है। आप सबसे यदि मैं पूछूं तो आप सब, मुझे लगता है बहुत बिल्कुल अरुणिमा सिन्हा जी, कितने भी लोग हों, आप सभी को यहाँ पर देखें तो जी, कितने कलेक्टर थी भार्गवी, बिल्कुल आपने उनकी फोटो देखी है। कितने भी हम यहाँ पे, हम यदि नाम लेने की यदि हम बात करें तो गुलाम सल्तनत के टाइम पे भी इल्तुतमिश के लड़के थे, लेकिन काबिलियत उसको रजिया में दिखी तो उस जमाने में भी उसको उसने सुल्तान बनाया था। जब बेटियों को अपने देश पर संकट दिखा तो रानी लक्ष्मीबाई बन करके
उन्होंने हाथ में तलवार थाम करके भी देश के लिए प्राण कुर्बान किए। और उस ज़माने में सारी लड़कियों को भी ये ट्रेनिंग दी जाती थी, तलवारबाजी, घुड़सवारी। आज जो हम लोग बार बार कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस सिखाना, तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, यदि बेटियों की माएँ हैं आप, और बेटियां आपकी बाहर रहती हैं और रहती होंगी, पढ़ती होंगी और अपना करियर परस्यू कर रही हैं, तो प्लीज़ संस्कार दीजिए, लेकिन साथ ही साथ उनको खबरदार रहने की भी एक ट्रेनिंग दीजिए। किस तरह से अपनी छठों इंद्रियां अपनी सजग रखें, और 3-4 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। ये वो बातें जो मैंने अपनी बेटी को भी नसीहत में हमेशा से दी। एक तो ये कि छठी इंद्री जब मैं कहती हूँ तो मैं इसलिए कहती हूँ कि महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा इंद्रियां सजग होती हैं। दे कैन सेंस डेंजर। सब पर विश्वास नहीं करना। तीसरा, कभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। चौथा, कभी भी किसी के हाथ से लाई हुई चाय, ड्रिंक, पानी नहीं पीना यदि वो अनजान है तो। अकेले यदि ऑटो में हैं, कहीं भी जाएं तो मोबाइल पे हमेशा बात करती रहें। गाड़ी का नंबर भी नोट करें। पेपर स्प्रे हमेशा साथ में रखें। हम जितना भी दुनिया में लड़कियां कामयाब बनेंगी, उनको बाहर निकलना होगा, और जिम्मेदार माताएं होने के नाते हमें उनको मजबूत भी बनाना है। तो मैंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इसीलिए बताया कि बेटियों को आप खुद मुख्तारी भी सिखाइए। आधी लड़ाई तो आप मॉरली लड़ते हैं। मैं एक बार जब छोटी थी, शायद उस दिन मैं किस्सा बता रही थी आपको, जब बचपन का, या ध्यान नहीं बताया कि नहीं। हम एक बार स्कूल जा रहे थे, तो हम साइकिल पे जा रहे थे और हमको एक लड़के ने पीछे से हमारी साइकिल रोक ली, और मैं तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं, और उसने मेरी साइकिल जहाँ पे पीछे बैठते हैं ना कैरियर, वो रोक ली, तो मेरी गाड़ी साइकिल भी रुक गई। अब हमारी तो हालत बिल्कुल, छोटी थी मैं, और मैं उसको कभी मैंने देखा भी नहीं था वो लड़का कौन था। मेरी उम्र रही होगी 13 साल की, 14 साल की। और उस लड़के ने हमसे कहा, कहाँ जा रही हो? मैं समझ गई कि ये तो आज तो मेरे घुंघरू रखे थे रिहर्सल के, मैंने घुंघरू निकाल के ही उसको मारा और साइकिल निकाल कर चलाती हुई मैं भागी। तो ये एक प्रत्युत्पन्न बुद्धि, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो भी आप बेटियों को सिखाएं कि यदि आपका दिमाग काम करना बंद करेगा तो आप परेशानी में आएंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेटियों को सशक्त बनाइए, उनको ये भी सिखाइए कि इसी दुनिया में रहना है, इसको बेहतर भी बनाना है, लेकिन दुष्टों के संग कैसे पेश आना है, तो फिर वह दुर्गा जैसी भी स्वरूप रहना चाहिए, इसकी भी शिक्षा आप देंगी एक बेटी होने के नाते। एक गाना सुनाने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, और आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे गीत सुने हैं वो ये नहीं सुना होगा। नीर चुवत बाबा, नीर चुवत है, नीर चुवत आधी रात। ऐसे बापैया कैसे नींद पड़त है, और जेगी घर बिटिया कुंवारी हो, अरे जेही घर बिटिया कुंवार। नीर चुवत बाबा, नीर चुवत है, नीर चुवत आधी रात। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि लड़कियों को बहुत दबा के रखा गया। ये देखिए, मैं आपको गाना सुना रही हूँ कि एक बेटी है जिसका समय से उसके पिता ने ब्याह नहीं करा, वो अपने पिता को ताना दे रही है, ऐसे बपैया कैसे नींद पड़त है, जे ही घर बिटिया कुंवार। पिता जवाब दे रहे हैं, ताले के पानी पताले गई बेटी, पुरैन गई कुम्भला। अरे गंगा जमुना बीच रहती पड़ती
आधी रात। बेटी कहती है जा रे बबैया तोहरा अन धन सोनवा, मरे तोरी लहे सर गाय। अरे बिछुरे बबैया तोहरे राज दुलरवा, अरे जिन मौका राखो कुंवार हो, नीर चुवत आधी रात। तब पिता जवाब देता है तलवा के पनिया उमगिया ए बेटी, पुरईन हालर दे। अरे गंगा रे जमुना बीचे नाव चलत है, अब बेटी रही बे रच बियाह हो, अब बेटी रची बियाह नीर चुवत। और तब बेटी आशीर्वाद देती, क्योंकि जिन घरों में कन्या का आशीर्वाद नहीं वो घर फलते फूलते नहीं। तो बेटी आशीर्वाद अपने पिता को देती है। बाढ़ बबैया तोहरा अन धन सोनवा, जियही तोर लहसर गाय। अरे बाढ़ बाबा तोहरा राज दुलरवा, अरे जन मोरा राच बियाह हो, अरे जिन मोरा राचा बियाह रे बाबा, नीर चुवत आधी रात। तो आज का एपिसोड बस इतना ही। बेटियों के भी बहुत सारे रूप हैं। मुझसे कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके बारे में बताइए जिनकी बेटियों का ब्याह होने वाला है। वो तो अपने आप में एक एपिसोड। तो आज समग्रता से बेटियों की चर्चा की, और इसीलिए मैंने रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सानिया मिर्जा से लेकर के, अपने उदाहरण से लेकर, अपनी बेटी का उदाहरण से लेकर के, चाहे वो किरण बेदी हो या फिर मैरी कॉम हो, या बहुत असाधारण और साधारण परिवार से आने वाली और असाधारण सफर तय करने वाली पीटी उषा हूँ, सबका उदाहरण हमारे सामने, या लता जी हूँ, कि बेटियां घर की रौनक हैं। जैसा कि खुसरो कहते हैं, घर घर हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलिया, घर घर मांगी जाए। हमें कामना करनी चाहिए एक ऐसे ही हिंदुस्तान की कि हमारे घर की बेटियों को मांग करके लोग लें। हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, घर घर मांगी जाए, काहे को ब्याही विदेश। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ और विमर्श के साथ। आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे यहाँ पर बताएं कि किस विषय पे आप चाहेंगे कि हम उस पर बात करें। और कल का विषय सुनील जी पूछ रहे हैं क्या, तो ये आप बताइए कल किस पर चर्चा करना चाहते हैं। किस पर कल बात की जाए। प्रणाम, नमस्ते। अच्छा चलो कल बहू पे करें, अच्छा श्रृंगार पे करें, ज्योतिष पे करें। वियोग पे करें। थैंक यू, थैंक यू। दहेज प्रथा पे, नीर चरता से, नाइस सॉन्ग, थैंक यू मधु जी। सेना, सेना पे बात करें, थैंक यू। आज मैंने पोनीटेल बनाई बिटिया बन करके, खुशी। ओ बैंक, बेटी ने अपने कैदी पिता के जीवन रक्षण के लिए दूध तक पिलाया था। जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद।
चलिए कल ससुराल पे, मौसी पर। अरे वाह जूही गुल्लो, बिल्कुल बिल्कुल, कल ससुराल पे बात करते हैं और कल अम्मा से आपकी मुलाकात भी कराते हैं, कोशिश करते हैं कि अम्मा से भी मुलाकात कराएं और ससुराल पे कल बात करते हैं। नहीं, अब तो कल ससुराल पे ही बात हो। नैतिकता, क्या अच्छे अच्छे विषय आप दे रहे हैं। नेचर फॉर टुमारो, कल पर्यावरण पे, इतने सुंदर सुंदर विषय आप लोग बताते हैं। पिता पर, अब भैया मैं नहीं रोना चाहती हूँ। कल किस पर बात होगी? चलिए कल अब हम सोच कर बताएंगे किस पर बात होगी।